प्रिय साथियों, आज कोल माइंस रेगुलेशन 171 जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस के बारे में चर्चा करूंगा। इस रेगुलेशन को इजी और सरल रूप में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइन रेगुलेशन 171 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैसी माइन जहाँ पर इनफ्लेमेबल गैस हो, 3rd डिग्री हो, 2nd डिग्री हो, जहाँ पर गैस निकलने का चांसेस हो, उस परिस्थिति में उस माइंस के लिए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या है, सामान्य सावधानियाँ क्या हैं, इसका जो कानूनी प्रावधान है इस रेगुलेशन में दिया गया है। इस रेगुलेशन में टोटल 7 सब रेगुलेशन है। पहला सब रेगुलेशन बोलता है कि वो सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे जो रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2 में दिया गया है। प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे। गैसी माइंस में सबसे बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर है कि वेंटिलेशन हमको इम्प्रूव करके रखना पड़ेगा, तभी गैस डाइल्यूट होगा और इन्फ्लेमेबल गैस एक्सप्लोसिव लिमिट में नहीं जाएगा, डाइल्यूट होगा या इतना मात्रा में नहीं होगा कि डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम सब रेगुलेशन 2 का पालन करेंगे, वो सब सावधानियां लेंगे। सब रेगुलेशन 2 में क्या है, वेंटिलेशन से संबंधित है। तो वेंटिलेशन नॉट मोर देन 3 मीटर अवे फ्रॉम फेस। वेंटिलेशन फेस से 3 मीटर दूर में नहीं रखेंगे। फ्रॉम नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन से हम वेंटिलेशन फेस के 3 मीटर के अंदर तक ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? कोर्स अप टू 3 मीटर ऑफ फेस। फेस को 2 भाग में कोर्स करेंगे, एक इंटेक बनाएंगे, 2 भाग में विभाजित करते हैं, एक इंटेक बनाते हैं और एक रिटर्न बनाते हैं। ये पाइप के थ्रू भी कर सकते हैं, डक्ट के थ्रू, ट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं, ब्रैटिस के थ्रू भी कर सकते हैं। ये 3 चीजें दिया गया है। कोर्सिंग हम कैसे करेंगे? पाइप, ट्यूब, इसको डक्ट भी कहते हैं, वेंटिलेशन डक्ट भी कहते हैं, और ब्रैटिस से भी कोर्सिंग करते हैं। तो ये रेगुलेशन में दिया हुआ है 3 चीज से हम कोर्सिंग फेस के। अब जैसे ये गैलरी है, ये फेस है, ये फ्रंटिंग फेस जो बढ़ रहा है, मान लीजिए ये फेस है, आगे जा रहा है, तो ये फेस है। हम इस तरह से एक डक्ट लगाएंगे कि ये 3 मीटर के अंदर पहुंचे। करेक्ट? ये 3 मीटर के अंदर हमको एटलीस्ट 3 मीटर के अंदर होना चाहिए। 3 मीटर, ये 3 मीटर के अंदर होना चाहिए ये वेंटिलेशन। क्लियर? एक तो पाइप डक्ट से करेंगे, दूसरा यदि हम इसको कोर्सिंग करेंगे तो हम ऐसे कोर्सिंग करते हैं। ये 2 भाग 2/3 हुआ, ये 1/3 हुआ। 1/3 से हम इंटेक ले जाते हैं, ये इंटेक हुआ, इधर से रिटर्न चल जाएगा। तो इसमें डस्ट धूल ज़्यादा क्लियर होता है। तो ये जनरल प्रिकॉशन में हमको बताता है कि वेंटिलेशन कहाँ तक रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हवा आप फेस के 3 मीटर तक पहुँचाइए। फेस के पास फेस स्क्रू या जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको सफिशिएंट हवा मिलना चाहिए। और फेस जो ब्लास्टिंग से या कोल कटिंग से जो फेस फ्रंट बढ़ रहा है और कोयला वहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर
CH4 का भी इमिशन हो रहा है ज़्यादा, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए ये वेंटिलेशन जरूरी है। ये दूसरा सब रेगुलेशन। क्लियर? नो डाउट। अब देखिए तीसरा सब रेगुलेशन में क्या है। नो नैरो और एडवांस गैलरी शैल बी ड्रिवेन मोर देन 3 मीटर फ्रॉम वाइड गैलरी। एकदम स्पष्ट है, कोई भी सकरी गैलरी, कोई भी सकरी गैलरी वाइड गैलरी से, कोई भी सकरी गैलरी या एडवांस गैलरी हम नहीं चलाएंगे मोर देन 3 मीटर फ्रॉम वाइड गैलरी। अब मान लीजिए ये वाइड गैलरी जा रहा, ठीक है, इस वाइड गैलरी से कोई एक सकरी गैलरी हम ऐसे गैलरी चला रहे हैं, ये 3 मीटर से ज़्यादा हम नहीं चला सकते। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि चौड़ी गैलरी से पतली एक गैलरी 3 मीटर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 मीटर से ज़्यादा रखेंगे तो इसको हमको इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर CH4 या इनफ्लेमेबल गैस रहेगा गैसी माइंस में। कभी हम इसको कोई ट्रांसफार्मर के लिए या कोई सामान इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए हम बीच वाइड गैलरी है तो साइड में करके हम रख देते हैं, लेकिन 3 मीटर से ज़्यादा अंदर करके आप रख दीजिएगा तो वो क्या है कि गैस का चैम्बर बन जाएगा, जब वेंटिलेशन नहीं होगा, डाइल्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर तीसरा रेगुलेशन बोलता है कि नो नैरो और एडवांस गैलरी शैल बी ड्रिवेन मोर देन 3 मीटर फ्रॉम वाइड गैलरी। चौड़ी गैलरी से पतली जो गैलरी है 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर दूर हम नहीं रख सकते, 3 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं रख सकते। तीसरा। चौथा सब रेगुलेशन है स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग shall be constructed and maintained to explosion proof। अब कोई भी हम डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं और गैसी माइंस है, तो या तो आइसोलेट कर रहे हैं या पैनल जो बना रहे हैं, पैनल बना रहे हैं तो जो आइसोलेशन स्टॉपिंग का पहले पैनल बनाए, तो आइसोलेशन स्टॉपिंग इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके अंदर गैसी माइंस है तो एक्सप्लोजन हो तो उसको बर्दाश्त करे, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर एक्सप्लोजन नहीं पहुँचे, इसीलिए स्टॉपिंग। और यदि उस वेंटिलेशन सर्किट, डिस्ट्रिक्ट के वेंटिलेशन सर्किट में कोई एयर क्रॉसिंग है तो उसको भी हम इतना मजबूत बनाएं, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड टू एक्सप्लोजन प्रूफ। एक्सप्लोजन प्रूफ बनाने के लिए माने एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए, एक्सप्लोजन हो तो उससे बाहर नहीं निकल सके, ऐसा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं इसका चर्चा करता हूँ। एक्चुअली मान लीजिए ये ऐसे ऐसे करते हैं, मान लीजिए ये है, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी एनीवे ये है और इस तरह से स्टॉपिंग आपको गैलरी है, इस तरह से गैलरी है, ये इस तरह से पिलर फॉर्मेशन है, वुडन पिलर से बना हुआ है। अब मान लीजिए कि इसको इधर से कंटिन्यू हो रहा है, अब हमको मान लीजिए कि ये पैनल बनाना है, तो पैनल बनाना है तो इसमें एक स्टॉपिंग दिए बनाए, एक स्टॉपिंग यहाँ बनाए, एक स्टॉपिंग यहाँ बनाए, एक स्टॉपिंग यहाँ बनाए, एक स्टॉप, तो इसके साइड में इन साइड में पैनल बन रहा है, लेकिन हमको ये स्टॉपिंग जो होना चाहिए एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर नहीं होते, एक्सप्लोजन पूरी कमज़ोर रहेगा तो टूट जाएगा। तो इस स्थिति में ये इसमें स्टॉपिंग में एक स्टॉपिंग यहाँ बनाते हैं और फिर इसके बाद एक सीरीज ऑफ स्टॉपिंग बनाते हैं और बीच में 4.5 मीटर स्पेस रखते हैं। इसको मैं अलग वेंटिलेशन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो ये दो स्टॉपिंग का सीरीज बीच में 4.5 मीटर इनकम्बस्टेबल मटेरियल पत्थर या ऐसा भर करके बनाते हैं। तो इधर यदि एक्सप्लोजन होगा तो इसका वेव जो है सो इसको तोड़ नहीं सकेगा। सिमिलरली इस सब साइड का स्टॉपिंग हमको एक्सप्लोजन प्रूफ बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाने का
रफ मेथड हम बनाए कि एक स्टॉपिंग जो बनाते हैं 2 स्टॉपिंग बनाए और उसके बीच 4.5 मीटर का स्पेस पैकिंग करके या बालू पैक करके इनकम्बस्टेबल मटेरियल पैक करके रखते हैं ताकि शॉक रेसिस्टेंस इसके अंदर जो एक्सप्लोजन होगा वो बाहर नहीं निकल सके। सिमिलरली एयर क्रॉसिंग भी जो है वो हम बनाते हैं, तो एयर क्रॉसिंग को भी हम मजबूत बनाते हैं ताकि एक्सप्लोजन का जो वेव है उसको तोड़ नहीं सके। क्लियर? अब ये सब रेगुलेशन 5, मेन एयर करंट शैल बी स्प्लिट एंड कोर्स्ड टू वेंटिलेट कौन कौन एरिया? गोफ एरिया, पैक्ड एंड अनपैक्ड, डिसयूज्ड वर्क, और चौथा में रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। कहता है कि मेन एयर करंट है उसको स्प्लिट करके, मेन जो हवा है उसको स्प्लिट करके हम कहाँ तक पहुँचाएंगे? जितने गोफ एरिया तक पहुँचाएंगे ताकि गोफ के अंदर से ब्लैक डैम या CH4 जो गैसेज हैं वो बाहर आए तो डाइल्यूट हो जाए। गोफ तो चेंबर जहाँ गोफ हम बनाएंगे, कोयला निकाल लेंगे, वहाँ तो गैस आप बन जाएगा, आ जाएगा, इनफ्लेमेबल गैस या ब्लैक डैम ये सब आएंगे। और जब हम हवा वहाँ वेंटिलेट करते रहेंगे तो हवा के प्रेशर से या तो वो अंदर गोफ में रहेंगे या गोफ से बाहर निकलेंगे तो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो गोफ एरिया। अब पैक्ड और अनपैक्ड एरिया के आसपास भी गैसेज होते हैं तो उसको हम वेंटिलेट करेंगे, वहाँ तक वेंटिलेशन सर्किट हम पहुँचाएंगे कोर्स करके पर्दा दे करके। ये जो देखें कि ट्यूब, पाइप या डक्ट बोलिए या ब्रैटिस या इसमें सीट भी है, आपको कैरुगेटेड सीट वगैरह दे करके भी वेंटिलेशन किया जाता है। तो हम ये बर्नेबल पॉइंट है जो गैस एक्यूमुलेशन का चेंबर है, गोफ एरिया, पैक्ड एरिया और अनपैक्ड एरिया, और डिसयूज्ड वर्क, जो वर्क काम कर चुके हैं, जो डिसयूज्ड है, यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमको हवा भेजना पड़ेगा, कोर्स भेजना पड़ेगा, नहीं तो वो गैस वहाँ एक्यूमुलेशन होगा और ये हमारा डेंजरस हो सकता है। तो ये 5 सब रेगुलेशन है। 5वां सब रेगुलेशन, 6ठा सब रेगुलेशन है नो मेजर अल्टरेशन विदाउट परमिशन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। सेफ्टी ऑफ माइंस एंड पर्सन इज सीरियसली थ्रेटेंड शैल बी डीम्ड इन्फॉर्म रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस फोर्थविथ। कहता है कि कोई भी अल्टरेशन, क्या चीज में अल्टरेशन? मेजर अल्टरेशन हवा में, वेंटिलेशन में, क्योंकि ये जनरल प्रिकॉशन ऑफ गैसी माइंस है। गैसी माइंस में आप अल्टरेशन कर दिए, जहां पर हवा ज्यादा था वहां कम हो गया, या कोई सर्किट में बूस्टर फैन भी बैठाए आगे पीछे कर दिए, कोई अल्टरेशन किए वेंटिलेशन सर्किट में, इनटेक रिटर्न ये सब मेजर रूप से चेंज किए, पंखा चेंज किए, तो ये सारा जो मेजर अल्टरेशन है, ये अल्टरेशन करने से आपका हवा कम बेसी होगा। सो इसीलिए बोला है नो मेजर अल्टरेशन विदाउट परमिशन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर। यदि अल्टरेशन करना होगा, चेंज करना होगा हवा वेंटिलेशन में, तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। और किसी कारणवश ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पर्सन को से सीरियसली थ्रेटेंड है, मतलब माइंड या पर्सन को खतरा है, संभावित खतरा है, और उस खतरा के आभास होने पर तुरंत हम उसको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने चेंज कर दिया, लेकिन ये तुरंत इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरह का खतरा है इसीलिए हम इसको चेंज किए, और चेंज करने के बाद तुरंत फोर्थविथ मतलब तुरंत हम खबर करेंगे, शीघ्र। क्लियर? एक बार फिर मैं बोल देता हूं, नो मेजर अल्टरेशन विदाउट परमिशन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर। वेंटिलेशन में कोई अल्टरेशन नहीं होगा, यदि होगा तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से
परमिशन के बाद। लेकिन किसी कारणवश माइंड और पर्सन का यदि खतरा है तो हम अल्ट्रेशन करेंगे, लेकिन तुरंत उसके तुरंत बाद रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर? 7वां सब रेगुलेशन है। अब देखिए 6ठा सब रेगुलेशन है, ये छोटा देखने में है ये सब रेगुलेशन, लेकिन ओरल में बहुत पूछता है। ओरल में पूछता है कि यदि गैसी माइंस है, हमको वेंटिलेशन का कोई अल्ट्रेशन करना है तो उसमें स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है। डीजीएमएस ओरल में पूछ सकता है। तो ये पूछेगा तो इसका सरल आंसर है कि हम यदि कोई अल्ट्रेशन हम करेंगे तो वो हम रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे कि ये अल्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा वेंटिलेशन में यदि आपको चेंज करना पड़ गया, माइंड में वैसा खतरा है या पर्सन को है, तो आप कर सकिएगा कि नहीं? तो जवाब देना है कि हम कर सकते हैं, लेकिन तुरंत उस करने के तुरंत बाद उस कारण के साथ कि हमारा संभावित भयंकर खतरा था, इस कारण के साथ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर करेंगे। ये 6ठा ओरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 7वां, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी व्हेन ए मेजर अल्ट्रेशन ऑफ वेंटिलेशन ओनली इंगेज पर्सन शैल बी प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड। 7वां का है कि ये ऑपरेशन जो अल्ट्रेशन वाला है, जब भी वेंटिलेशन सर्किट का अल्ट्रेशन आप करेंगे, मेजर वेंटिलेशन का अल्ट्रेशन करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपका एयर करेंट क्वांटिटी यानी हवा का जो सर्कुलेशन है, जिससे वो मीथेन या इन्फ्लेमेबल गैस डाइल्यूट होता है या नॉक्सियस गैस डाइल्यूट होता है, तो वो प्रभावित होगा आपका अल्ट्रेशन से, और वो इमरजेंसी वर्क है तो उसमें मिनिमम वही आदमी इंगेज के रहेंगे जो इस वेंटिलेशन सिस्टम के मेजर अल्ट्रेशन को संपादित कर रहे हैं। यानी वेंटिलेशन का जो चेंज कर रहे हैं, मेजर अल्ट्रेशन जो कर रहे हैं वेंटिलेशन में, वो करने वाले सिर्फ पार्टी आदमी ही इंगेज रहेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि वर्किंग में हम काम लगा दिए, कोयला भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वेंटिलेशन को हम चेंज भी कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेंटिलेशन चेंज करने में संभावित खतरा है। मीथेन बढ़ जाएगा, एक्सप्लोजन लिमिट में आ जाएगा, तो ये हो सकता है। तो इस तरह से ये 171 जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस के 7 सब रेगुलेशन है। पहला सब रेगुलेशन, पहला और दूसरा में फोकस दिया है कि वेंटिलेशन कहाँ तक पहुँचाएंगे। वेंटिलेशन 3 मीटर, फेस के 3 मीटर तक पहुँचाएंगे कोर्सिंग करके, चाहे जो भी। तीसरा में बोला है कि जब मेन गैलरी है, जहाँ से मेन वेंटिलेशन गैलरी है, उससे कोई भी 3 मीटर नैरो हेडिंग या एडवांस गैलरी हम नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो उसको भी वेंटिलेट करना पड़ेगा। 3 मीटर से ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक है। चौथा कि ऐसा स्टॉपिंग एयर क्रॉसिंग को एक्सप्लोजन प्रूफ बनाएंगे। 5वां, मेन करंट जो हवा है, संभावित जो प्रोबेबल खतरा है, गोफ एरिया, पैक्ड और अनपैक्ड एरिया और डिस्यूज्ड एरिया, या रीजनल इंस्पेक्टर और भी यदि कोई प्लेस बोलता है ये, तो 1 2 3 4 प्लेसेज हैं जो संभावित हैं, उस प्लेसेज पर कोर्सिंग करके वेंटिलेशन बढ़ाएंगे। 5वां में है एक मेजर वेंटिलेशन अल्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। तीसरा 5वां 6ठा में दिया है मेजर अल्ट्रेशन के बारे में। 7वां भी अल्ट्रेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें सिर्फ इंगेज पर्सन को के बारे में लिखा है कि सिर्फ वही इंगेज पर्सन ही मौजूद रहेंगे और माइंड में दूसरा ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन में आदमी नहीं लगेंगे। मिनिमम आदमी रहेंगे जो इंगेज हैं, जो वेंटिलेशन को अल्ट्रेशन कर रहे हैं। मैंने वेंटिलेशन अल्ट्रेशन जिस समय हो रहा है, दूसरा काम नहीं होगा, माइंड बंद रहेगी, सिर्फ वेंटिलेशन अल्ट्रेशन वाले आदमी रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये मेन है कि नैरो हेडिंग 3 मीटर फेस तक ले रखेंगे। तो ये हुआ आपका जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस। धन्यवाद।